दे आर वेरी वेल इक्विप्ड कि आपने टेंशन से कैसे डील करना है, एम्पैथाइज कैसे करना है, ह्यूमन इमोशंस को किस तरीके से कैटर करना है। 2-2.5 साल के बच्चे भी इंसान का बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो आपने अपने बच्चों को क्रिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पे लेना है, वो नहीं लेना है कि आप जो है वो मास्टर बन के डंडा ले लिया और वो बच्चे जो है वो उसमें से निकल आए। आजकल जो पेरेंटिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। इसी तरह से हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं। कभी हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, कभी हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, कभी हम मेंटल हेल्थ पे भी बात करते हैं। और आज हम बहुत ही नाजुक मौजू पे बात करेंगे, पेरेंटिंग पे। बहुत से इंटरव्यूज़ में और बहुत से TV चैनल्स पे आप सुनते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, क्या कनेक्शन है पेरेंट्स का बच्चों के साथ होना चाहिए। आज हम ये जानेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ट्रेनर हैं, उसके साथ साथ एक सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खुबैब कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर माशाल्लाह से बहुत मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत अच्छा। आप एक यूथ के साथ जो कनेक्शन हमारा है वो बहुत मुश्किल है। अगर एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाए तो बहुत से बच्चे अच्छे हाथों में से संवर के उनका फ्यूचर अच्छा हो जाता है और ये हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह से यू आर डूइंग वेरी वेल। और आज हम बात भी इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कर रहे हैं, पेरेंटिंग। और एक हेल्दी पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ सर एक हमारे ऑडियंस के लेवल पे सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा एक हेल्दी पेरेंटिंग की डेफिनेशन बताएं, क्या होती है जिसको हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें इस टॉपिक को सिलेक्ट क्यों करना पड़ा। सिलेक्ट इसलिए करना पड़ा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इस वक्त आबादी का 64% जो है वो यंग लोगों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 64 लोग आपके नौजवान हैं। अब ये सुनने में बहुत मज़े का स्टैट लगता है कि यार 100 में से 64 लोग आपके नौजवान हैं, एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास है और आप क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन इसको जो पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉपुलेशन को समझते हैं, वो समझते हैं कि ये स्टैट जो है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अगर हमने इन 64% लोगों को प्रॉपरली केटर कर लिया, इनको प्रॉपरली गाइड कर दिया, इनकी एनर्जीज को चैनल कर दिया, तो फिर हमारा मुल्क बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। लेकिन अगर हम खुदा न खास्ता इनकी एनर्जीज़ को प्रॉपरली चैनल ना कर पाए तो फिर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल और ये हमारे लिए यही अपॉर्चुनिटी जो है वो थ्रेट बन जाएगी। पेरेंटिंग को चुनने का मकसद ये था कि अब हमारे पास, जब हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को चैनल करने की बात करते हैं तो हमारे पास 2-3 मेन मीडियम्स बचते हैं। एक फैमिली है, एक स्कूल है और एक आपकी कम्युनिटी है। तो पेरेंटिंग जो है इन 3 पिलर्स में से एक पिलर है जो कि हमें लगता है कि फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हेल्दी पेरेंटिंग की जहाँ तक हम बात करें, हेल्दी पेरेंटिंग को डिफाइन करते हुए मुझे लगता है कि उसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि एक ऐसी पेरेंटिंग जो कि बच्चे के नेचुरल टैलेंट्स को अनफोल्ड होने के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये जानते हुए कि बच्चा जो है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल है और उसको अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से अनफोल्ड करने के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाना ज़रूरी है। और उस दौरान में पेरेंट का जो रोल है वो ना तो एग्रेसिव है ना ही पैसिव है। वो एक असर्टिव और असिस्ट करने वाला एक रोल है जिन्होंने पूरे प्रोसेस को असिस्ट करना है। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हम ये समझें कि हमारे अपने जो लाइफ में जो आइडियल्स थे, हमारे अपने जो ख्यालात हैं, उनको अपने उस बच्चे के ऊपर जो है वो डालना शुरू कर दें, हमें बच्चे के नेचुरल टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उन नेचुरल टैलेंट्स को कैसे अनफोल्ड करना है इसके बारे में हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। और हमें बच्चे की लाइफ में मालिक के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि somebody who is assisting in a very graceful and a very kind manner, somebody who is not passive as well. Exactly. आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि जो बच्चों के दोस्त बन जाएं और सब कुछ करें। बच्चों के दोस्त बन जाना इज अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं पे ये खतरा होता है कि आप बच्चों के दोस्त बनते हुए
एज अ पेरेंट पैसिव ना हो जाए। तो आप पेरेंटिंग इज़ नॉट समथिंग पैसिव, इसके अंदर आपको एक्टिवली इंगेज रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहाँ पे किस जगह पे बच्चे को या बच्ची को गाइडेंस की जरूरत है, वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब इस चीज़ में कवर हो जाता है। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अक्सर पेरेंट्स वो अपनी ख्वाहिशात जो खुद पूरी करना चाहते थे नहीं हो सकी, वो अपने बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं, किसी ना किसी तरह से ये बच्चा उसी ट्रैक पे चला जाए। तो वो इससे हमारे पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यही है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी नहीं कर पाए, उनके जो भी आइडियल्स हैं वो आज के दौर पे भी एप्लीकेबल है। जी। आपने जिस दौर में वक्त गुजारा है वो दौर 30 साल पीछे है या 40 साल पीछे है, और आज के बच्चे की अपनी रियलिटीज़ हैं। पेरेंट्स को सबसे बड़ी टिप जो दी जा सकती है वो ये दी जा सकती है कि अगर इस वक्त हम जी रहे हैं, इसमें अगर कोई पेरेंट ये समझता है कि वो जो एक रूटीन की पेरेंटिंग आ रही थी जिसमें आप कुछ भी सीखते नहीं थे, बल्कि अपने बाप दादा जो इस तरह की शख्सियात थी उनको बस देखते थे कि उन्होंने कैसे किया और आप भी वैसे करना शुरू कर देते, अब एक्चुअली वो एप्लीकेबल नहीं है। इसको कहने का मकसद ये नहीं है कि बाप दादा की जो पेरेंटिंग थी वो फॉल्टी थी, इसको कहने का ये मकसद नहीं है। इसको कहने का मकसद ये है कि अब ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत सारे नई ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं रोज़ाना जो है उसमें से हमें गुजरना पड़ता है बतौर पेरेंट्स, बतौर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी टिप ये होती है कि वो जो पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट था कि बाप दादा से जो चीज़ें सीखी हैं उनको करते देखी हैं, डेफिनेटली कोर थिंग्स वहीं पे रहती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपको पेरेंटिंग के बारे में वीडियोस को देखना चाहिए, पेरेंटिंग के बारे में कोर्सेज अगर अवेलेबल हैं वो आपको करने चाहिए, पेरेंटिंग के बारे में पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इस वक्त जो यूथ के चैलेंजेस हैं उनसे लोग कैसे डील कर रहे हैं उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए। तो एक्टिवली अपने आप को एज अ पेरेंट एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। अगर आप नहीं कर रहे और आपको लगता है कि आपके अब्बा और आपके दादा जो करते रहे थे वही एप्लीकेबल होगा, उसका बहुत कुछ एप्लीकेबल रहता है जो कि कोर की चीज़ें हैं, सच बोलें, दूसरों की इज्जत करें, बड़ों से प्यार करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों से इज्जत से पेश आएँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन उसके अलावा मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गए, कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गया, ये सब कुछ इतना तेज़ी से हो रहा है। बच्चे इस चीज़ पे भी परेशान है कि लाइक्स नहीं मिल रहे, बच्चे इस चीज़ पे भी परेशान है कि कमेंट्स नहीं मिल रहे। मेरा अपना छोटा भाई है, वो जब भी कोई पोस्ट करता है वो मुझे मैसेज करता है कि इस पे कमेंट आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो मतलब ये वो इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त के मौजूद हैं। तो इनमें हमारे बाप दादा जो हमें कोर वैल्यूज सिखा रहे थे डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज के दौर के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में पेरेंट्स को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर वो ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर वो वही करेंगे जिसकी आपने सवाल किया कि वो समझेंगे कि जो हमें लाइफ हम नहीं कर पाए वही हमें करना है। आज के बच्चे के लिए पहले ये होता था कि बहुत कम लाइन्स के बारे में बच्चा या बच्ची सोच रहा होता था कि हमें इस तरफ जाना है। आज के बच्चे को हर रोज़ हज़ारों चीज़ें इंस्पायर करती हैं एंड दे डोंट गो टू द करियर पाथ जिनमें ABCD ऑप्शंस हैं, दे गो टू द करियर पाथ जहाँ पे ABCD और जी से भी आगे कई ऑप्शन मौजूद हैं, और रोजाना उनका जहन चेंज होता है कि यार ये भी बड़े मजे की फील्ड है, ये भी बड़े मजे की फील्ड है। तो बहुत तेजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उस चेंज के अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो उसी मॉडल के ऊपर जाएंगे कि जो हम नहीं कर पाए वो बच्चे भी करें, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होने का खदशा मौजूद है। सर, आप 8 से 10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं, यंगस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इस पूरे टाइम में आपको क्या ऐसे मेजर इश्यूज लगे जो हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हैं, और वो भी इस वजह से जो पेरेंट्स के साथ एक गैप की वजह से है? मैं चाहती हूँ वो इश्यूज भी हम थोड़ी सी बात करें और उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ भी जाएं। जी बिल्कुल, इश्यूज़ अगर हम देखें तो इश्यूज़ सबसे बड़ा इशू तो ये है कि जो बच्चे हैं उनका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कम्युनिकेशन गैप है अपने पेरेंट्स से। और वो कम्युनिकेशन गैप जो हमारा पिछला सवाल तो उससे जुड़ा हुआ है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे पेरेंटिंग के मामले में। उनको लगता है कि पेरेंटिंग इज समथिंग जो कि इनहेरिट करते हैं, आप सीख लेते हैं। पहले चलता था ऐसे, अब नहीं चलता। अब आपको पेरेंटिंग को सीखना पड़ेगा, कोर्सेज करना पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा, वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। तो वो जो पेरेंट्स की तरफ से एफर्ट नहीं हो रही, मुझे लगता है कि इस सिस्टम में पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको एफर्ट करनी चाहिए कि पेरेंटिंग की जदीद चीज़ें क्या हैं उनको सीखना चाहिए और अपने बच्चों के नज़दीक जाना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत सारे मसाइल को पैदा कर रहा है, उसको कवर करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारे नौजवानों में अपने करियर के लेके बहुत सारी परेशानी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। पीयर इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर जो है, इसको मैं अगेन एक बहुत बड़ा मसला समझता हूँ।
अगर हम नौजवानों को जब हम सेशंस करते हैं तो हमें देखने को जो नज़र आता है उसमें पीयर इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी नौजवान की ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत में लेके जाने के लिए या गलत सिमत में लेके जाने के लिए। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा पेरेंट्स अच्छी चीज़ें, एक इशू ये भी है जो कि यूथ कॉन्स्टेंटली जो है वो रिपोर्ट करती है। पेरेंट्स do tell their children that what are the good things to do, लेकिन they don't model those things in real life। बच्चे जो हैं आज के वो ये सुनना पसंद नहीं करते कि सच बोला जाए, वो सच बोला जाता हुआ देखना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा। एग्जैक्टली ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है सच की, लेकिन जब आप उसको ईमानदारी की बात सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो वो पहले होता था कि एक बाप जो है अपने बच्चे से कहता था कि सच बोलो, फिर वो घर में झूठ बोलता था, बच्चे चुप हो जाते थे कि अब ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि सर मेरा ख्याल है जो पेरेंट्स की हम बात करें वो एक रोल मॉडल हैं। अब जो घर में होता हुआ देख रहे हैं वही वो स्ट्रेटेजी को अपनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब जो है अब बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वो आस्ते आस्ते अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं कि दे आर लिविंग इन डुअलिटीज, कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, एंड वी आर पॉइंटिंग आउट दिस थिंग कि आप कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आस्ता आस्ता वो जो ट्रस्ट है उनका ख़त्म हो जाता है और कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ मेन इश्यूज हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा जो है वो बम्बार्डमेंट है, या तो हमारे बच्चे ओवर इन्फॉर्म्ड हैं या इल इन्फॉर्म्ड हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड, वो नहीं है हमारे पास। तो वो जो ओवर इन्फॉर्म्ड हैं उनको हमें बताना है कि किसी इन्फॉर्मेशन से डील करना है, और जो इल इन्फॉर्म्ड हैं हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में हम बात भी नहीं करते। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वन सच एरिया ऑफ लाइफ जिसके बारे में हमारे यहाँ बच्चों को ना तो पेरेंट्स बताते हैं ना टीचर बताते हैं। पेरेंट्स कहते हैं टीचर बता देंगे और टीचर कहते हैं पेरेंट्स बता देंगे। एग्जैक्टली अब ये दोनों नहीं बताते और बच्चे जो हैं वो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वगैरह से सीखते हैं। और जब मैं बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब हम बैठते हैं अपने क्लिनिक्स में बैठते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ के, वो माँ बाप ने या स्कूल ने नहीं बनाए होते, वो अनफॉर्चुनेटली नेट ने बनाए होते हैं। तो इस तरह के जो है बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम मेजर इश्यूज हैं वो काउंट कर सकते हैं। और सर इसमें एक और चीज़ मैं आपकी बात से ऐड करूँगी, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा जब पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे उस चीज़ से इतना डाउन हो जाते हैं कि हम एफर्ट कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी चाचा के बेटा ने अच्छा किया, फूफो के बेटे ने, खाला के बच्चे ने, तुम नहीं उस तरह से कर सकते। तो ये चीज़ भी मेरा ख्याल है उस चीज़ को लीड कर रही होती है। जी बिल्कुल, कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। देखिए इंसानों के अपने अपने पोटेंशियल होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स को जो है इस बात का इदराक नहीं है बदकिस्मती से कि हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को स्टार्ट में रियलाइज किया जाना कि इसका क्या पोटेंशियल है। एग्जैक्टली ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और उसको रियलाइज करने के बाद एजुकेशन का बेसिक पर्पस ही किसी भी दौर में ये रहा है कि किसी भी इंसान के अंदर जो नेचुरल टैलेंट्स मौजूद हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो नेचुरल टैलेंट अच्छे तरीके से अनफोल्ड हो पाए। लेकिन हमारे यहाँ से नहीं है। हमारे यहाँ पहले से तय करिए जाता कि आपने ये बनना है। वो नेचुरल टैलेंट्स को कहा जाता है कि आप साइड पे बैठे, हमारे अपने कुछ ख्यालात हैं आपके बारे में, आपने जिंदगी में क्या करना है, तो आप जरा उसकी तरफ रुझान लेके आए। तो वहाँ पे फ्रिक्शन आती है। फिर तो आज के बच्चे को अपने नेचुरल टैलेंट्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको अगर आप उठा के किसी दूसरी क्लास में बैठा देंगे, उसने उस क्लास में बैठ के ड्राइंग ही करनी है। उसको ड्राइंग करनी है। इफ समबडी वांट्स टू बी इंजीनियर और आपको डॉक्टर बनाते हैं, वो डॉक्टरी में भी जाके इंजीनियरिंग कर रहा होगा और वापस आते हैं। हमने कितने इंजीनियर्स देखे हैं जो कि इंजीनियरिंग पढ़ते हैं एंड देन दे आर कमिंग टू द आर्ट्स फील्ड। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो फिल्म कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्टर्स को जानते हैं जो कि कर रहे हैं। तो आज के बच्चे को अपना पोटेंशियल जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके पोटेंशियल को समझना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप पोटेंशियल को समझेंगे, उसको पोटेंशियल से जुड़ा हुआ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो प्रॉपर्ली अपने पोटेंशियल को अनफोल्ड कर पाएगा, वो अपनी फील्ड में फ्लरिश करेगा, वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंस के लेवल पे जाएगी। ठीक है, और कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपैरिजन की जरूरत तब पड़ती है जब आप उससे एक ऐसा काम लेने की कोशिश करते हैं, आप हाथी से कह रहे हैं कि तुम दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ सकते। ठीक है, और फिर आप कहते हैं कि देखो बंदर तो चढ़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं चढ़ रहे। Exactly. तो चचा का बेटा है वो बंदर बन जाता है और आप हाथी बन जाते हैं।
तो आप हाथी से ये बात काम लीजिए कि कितना वजन उठाया जा सकता है, बंदर से ये काम लीजिए कि दरख्त पे चढ़ा जा सकता है। तो जब आप पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली बात करना शुरू करेंगे तो कंपैरिजन नहीं आएगा। दिस इज अगेन समथिंग जिसके ऊपर पेरेंट्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सर काफ़ी इश्यूज इस तरह से देखे, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी बेसिक टिप्स या ऐसी स्ट्रेटजीज जो स्पेशली हमारे पेरेंट्स को टारगेट करें ताकि वो अपने इस गैप को कम करके अपने बच्चों को, मेरा ख्याल है जितना पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे बच्चे उतना ही फ्लरिश ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो हमारे पेरेंट्स को स्पेशली थोड़ा सा आप सजेस्ट करें। जी, सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बच्चे को एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पे लिया करें हमेशा। ठीक है, आप जब बच्चा आपके घर में आता है तो हम आम तौर पर उसे ज़िंदगी सिखाने के चक्कर पीछे पड़ जाते हैं। मैं आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले पेरेंट बना हूँ और मैंने भी यही काम किया था, लेकिन लेटर ऑन मुझे समझ आया कि मैंने बच्चे को ज़िंदगी सिखानी नहीं है, मैंने बच्चे से ज़िंदगी सीखनी है। तो आजकल मैं अपने 2.5 साल के बेटे से ज़िंदगी सीखता हूँ। ठीक है, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड कि आपने टेंशन से कैसे डील करना है, एम्पैथाइज कैसे करना है, ह्यूमन इमोशंस को किस तरीके से कैटर करना है। 2-2.5 साल के बच्चे भी इंसान का बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो आपने अपने बच्चों को क्रिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पे लेना है। वो नहीं लेना है कि आप जो है वो मास्टर बन के डंडा ले लिए और वो बच्चे जो है वो उसमें से निकल आए। आजकल जो पेरेंटिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट इदारों को पेरेंटिंग के कोर्सेज ऑफर करने चाहिए और पेरेंटिंग के कोर्सेज के लिए टीचर्स को जब कभी मौका मिले उनको एनरोल करके पेरेंटिंग को सीखना चाहिए वहाँ पर जाके। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि बजाय इसके कि हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि हमने क्या करना है ज़िंदगी में या हमारे क्या क्या ख्वाब जो रह गए और अपने बच्चों को उनकी तरफ लेके आने की कोशिश करें। बच्चे का जो नेचुरल पोटेंशियल है उसको स्टार्ट में रियलाइज़ करें और उसको सपोर्ट करें। एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट का लफ्ज़ हम क्रिएट करते हैं वो प्रोवाइड करें अपने घर के अंदर कि वो अपने उस पोटेंशियल को अनफोल्ड कर पाए। तीसरी उसके बाद ये आ जाता है कि हम ये समझते हैं कि जो गलत किस्म की चीज़ें हैं, जिस तरीके से आमतौर पर ये कहा जाता है, आपने भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास से ये लफ्ज़ सुना होगा कि बच्चे के सामने माँ बाप को झगड़ना नहीं चाहिए। मैं पर्सनली इससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बच्चे के सामने माँ बाप को जब कभी झगड़ा हो जाए, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो बच्चे के सामने ज़रूर झगड़ना चाहिए। इसलिए झगड़ना चाहिए कि अगर आप इफ़ यू आर गुड एट डीलिंग विद क्वेरल्स, झगड़े जब आप अच्छे से कुछ डील करते हैं तो लाजमी बच्चों के सामने झगड़ें ताकि आपके बच्चों को ये पता चले कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इख्तलाफ है, झगड़ा है, ये हमारी ज़िंदगी का एक नेचुरल पार्ट है। कभी कभार ये आ जाता है, दो लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को अलाइन नहीं कर पा रहे होते और फिर उस टाइम पे अम्मा और अब्बा इन इख्तलाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से उससे डील करते हैं। झगड़ा एक हेल्थी पैटर्न झगड़े का क्या है वो भी उनको सिखाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर मुझसे 2 पॉइंट आप कहेंगे इंपॉर्टेंट 3 तो वो ये हैं। एक तो ये कि आप बच्चों के सामने जो झगड़ा, तो मैंने एक एग्जांपल दे दी, जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जो कि ह्यूमन नेचर का हिस्सा हैं, जो कि हम वक्तन एक्सपीरियंस करते रहते हैं, उनको बजाय इसके कि आप ये कहें कि नहीं हम तो कभी झगड़ते नहीं, हम कमरे में जाकर झगड़ते हैं, बच्चों के सामने झगड़ेंगे, ये ना करें। बच्चों के सामने झगड़ें, ठीक है। बच्चे आपको झगड़ता देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे की स्पेस क्रिएट की उस झगड़े में और किस तरीके से उस झगड़े को रिजॉल्व किया एंड दे विल लर्न लाइफ। और ये सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झगड़ना तो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन उसका सलूशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि बच्चा हाफ वही सिनेरियो, जब तक वो सलूशन नहीं देखेगा उसके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्ट्रेटजीज नहीं आएंगी कि मैंने किस तरह से मैनेज करना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देख चुका हूँ जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी यही कह रहे होते हैं कि आप बच्चों के साथ, माँ बाप बच्चों के सामने कभी ना झगड़ें। मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा झगड़ना आता है तो आप बच्चों के सामने ज़रूर झगड़ें ताकि बच्चे लाइफ को जैसी है वैसे सीख पाएँ। एक और चीज़, जो लास्ट चीज़ मेरे ज़हन में वो ये है कि आमतौर पर बच्चों की सेल्फ एस्टीम को डेवलप करवाते हुए बच्चे का जो होता है कि बच्चा अपनी कितनी इज्जत करता है, बच्ची अपनी कितनी इज्जत करती है, उसको डेवलप करवाते हुए माँ बाप ये गलती करते हैं कि उसके किसी एक एरिया को बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। एक बच्चा अगर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो माँ बाप जो है उसको जब भी तारुफ करवाएंगे वो कहेंगे ये देखें हमारी बेटी है, ये हर क्लास में फर्स्ट आती है, ये हमारा बेटा है, हर क्लास में फर्स्ट आता है, या अगर कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है तो ये बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। तो बजाय इसके कि आप उसकी सेल्फ एस्टीम को किसी एक एरिया से लिंक करके सारे अंडे उसी एक एरिया की टोकरी में डाल दें, बेहतर होगा कि हम अपने बच्चे और अपनी बच्ची की सेल्फ एस्टीम को बहुत सारे टोकरों में डालें ताकि खुदा न खास्ता
एक बच्चा जो कि लगातार टॉप करता हुआ आ रहा है, किसी क्लास में अगर सेकंड आ जाए बिल्कुल और सारी सेल्फ स्टीम उसकी हो ही फर्स्ट आने के अंदर डाली माँ बाप ने, तो वो टूट जाते हैं, एग्जैक्टली वो खड़े ही नहीं हो पाते। मैं बतौर साइकोलॉजी से मदारी से बता रहा हूँ, हमारे बच्चे आते हैं जो कि लगातार फर्स्ट आ रहे हैं, एक क्लास में सेकंड आ गए, एंड दे जस्ट कैन नॉट डील विद दिस फैक्ट कि वो सेकंड आ गए। उनको लगता है कि बस लाइफ खत्म हो गई, अब मेरी इज्जत नहीं होनी चाहिए, मैं एक फजूल इंसान। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम उनसे ये कहें कि आप उसका तारुफ करवाते हुए ये कहें कि ये मेरा बेटा है यार, हमेशा फर्स्ट आता है, हम कह सकते हैं ये क्लासेस में पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा जा रहा है, घर में हमारी मदद भी करवाता है, वी फील वेरी ब्लेस्ड कि ये हमारे पास है। तो मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ में उसकी छोटी छोटी अच्छाइयाँ जो हैं उनको आप फुक्तन फुक्तन उसके सामने बयान करते रहें, ताकि वो बच्चा और वो बच्ची जो है वो अपने किसी एक एरिया में अगर फेल होता है तो उसको अपनी सेल्फ स्टीम को किसी और एरिया से एक्सट्रैक्ट करना आता हो और वो टूट ना जाए। बच्चे टूट जाते हैं, बच्चियाँ टूट जाती हैं। बिल्कुल सर, नहीं बहुत अच्छे पॉइंट से मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इतनी अच्छी बातें की हैं। स्पेशली अगर आप लोग जो स्पेशली पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इन सब पॉइंट्स को अगर आप आपको लगता है आप अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं तो इसको क्रॉस चेक कर लें। अगर आपको कहीं भी कोई क्लैश लगता है तो आप उस क्लैश को फिल कर सकते हैं, इसकी कोई एज नहीं है। अगर आप अभी भी इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा, और बहुत एक अच्छी टॉक हुई स्पेशली हेल्दी पेरेंटिंग में, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा एक सेशन रहा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।